आग्रह करना चाहते हैं, एक बार दो महापुरुषों के सम्मान में खड़े होकर के हम नारा लगाएंगे और आप भी पीछे चलाएंगे। महापुरुषों के सम्मान में एक बार खड़ा होकर के महापुरुषों के सम्मान में एक बार महापुरुषों के सम्मान में जगदेव बाबू अमर है, जगदेव बाबू अमर है, बीपी मंडल जिंदाबाद अमर है, बीपी मंडल अमर है, बीपी मंडल अमर है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर है, बीपी मंडल अमर है, बीपी मंडल अमर है, जगदेव बाबू अमर है। आप बैठ जाएं। मंच के तत्वाधान में एक आश्रम आयोजित की गई है और इस मंच से हमारे बीच दो माननीय विधायकगण हैं, मंच से अनेक विद्वानगण हैं, हमारे सभा में बैठे हुए तमाम विद्वानगण, भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों सभी को मेरी तरफ से जय भीम जय भारत। आज के कार्यक्रम में जो सब्जेक्ट है मैं वो बात आपके बीच नहीं रखूंगा, जो बात है हमारे पूर्ववर्ती वक्तागण बोल चुके हैं उन पर मैं नहीं प्रकाश डालूंगा। आज ये कार्यक्रम क्यों रखा गया है, कार्यक्रम का विषय क्या है, कार्यक्रम का विषय है जातीय जनगणना का लाभ और हानि, जातीय जनगणना का लाभ और हानि। दूसरा वर्तमान समय में आरक्षण विषय रखा गया है और तीसरा बहुजन विचारकों का। साथियों आप जानते हैं 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। लेकिन आपको बताना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से 15 अगस्त 1947 के पहले भारत में अंतरिम सरकार बनी थी, अंतरिम सरकार बनी थी 2 सितंबर 1946 को, 2 सितंबर 1946 को ये सरकार बनी थी और सरकार के प्रधानमंत्री कौन रहते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। लड़ाई निश्चित थी, लड़ाई निश्चित थी, ये बहुजन समाज की बात हो रही है। लेकिन जब अंतिम सरकार में 1946 को जब देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने और उसे 1946 को ही कंटिन्यू किया गया और 15 अगस्त 1947 को जब देश विभक्त आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान हुआ तो भारतीय लोकतंत्र का 4 स्तंभ, भारतीय लोकतंत्र का 4 स्तंभ न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता, इसका कब्जा हो गया। किसका कब्जा हुआ? आपके जो समाज, जो मनवाद, जो आपको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो देश में राज कर रहे थे, जो मनवाद राज कर रहा था, वही 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने के बाद न्यायपालिका पर, कार्यपालिका पर, विधायिका पर और पत्रकारिता पर उनका ताकत है कि बीपी मंडल साहब मंडल कमीशन के अध्यक्ष थे, ये भी आपको पता होना चाहिए था। बीपी मंडल साहब को अध्यक्ष बने उसके पहले भी काका कालेकर रिपोर्ट था, काका कालेकर आयोग भी बना था, काका कालेकर आयोग बना था। आयोग किस लिए बना था? ये बना था कि ओबीसी समाज को स्थिति सुधार करने के लिए, उसको आरक्षण देने के लिए आयोग बना था। लेकिन काका कालेकर रिपोर्ट को किसने ठंडे बस्ते में डाल दिया? किसने डाल दिया? आप सबको पता है, वही कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ठंडे बस्ते में डाल दिया काका कालेकर रिपोर्ट को। और उसके बाद जब मंडल कमीशन बना तो मंडल कमीशन बना और मंडल
कमीशन कौन नहीं लागू करना चाह रहा था? साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1925 से जो आंदोलन चला रहे थे, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन, सोशल चेंज एंड इकोनॉमिकल यूनिटी का आंदोलन चला रहे थे। लेकिन आपको बताना चाहते हैं, हमारे साथी, बहुत सारे साथी इस बात को नहीं समझ पाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब संविधान लिखने की बारी आई, बाबा साहब अम्बेडकर जब गवर्नमेंट चला रहे थे, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बाल किसने काटा? बाल किसने नहीं काटा? बाबा साहब अम्बेडकर का, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बाल हमारा ही समाज का, हमारा ही लोकल समाज का, हमारा ही शूद्र समाज का, नाई समाज का मेरा भाई बाबा साहब का बाल काटने से इनकार कर गया। बाबा साहब का बाल काटने से इनकार कर गया। बाबा साहब समझे ये नाकाम है, ये नहीं समझ पा रहा है, लेकिन आने वाला इसका पीढ़ी, आने वाला इसका वंशज मेरा क्या बिगा रहा है। लेकिन जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान बनाने का अवसर मिला, तो सबसे पहले भारत के संविधान में ओबीसी समाज के लिए आर्टिकल 340 का नींव रखने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारत के संविधान में आर्टिकल 340 नहीं लिखे होते, तो साथियों बताइए, मेरी बात गलत हो तो बताइए, अगर 340 आर्टिकल नहीं होता तो क्या मंडल कमीशन लागू होता? क्या मंडल कमीशन लागू होता? क्या मंडल कमीशन लागू होता? नहीं होता। जिस तरह से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के अगर कोई इंडियन लीडर है तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, लेकिन मंडल कमीशन भी लागू हुआ। ओबीसी समाज जो 52% है, मंडल कमीशन लागू हुआ। आप सुप्रीम कोर्ट के 9 बेंच का जजमेंट पढ़ लीजिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाए गए भारत के संविधान में आर्टिकल 340 नहीं होता तो मंडल कमीशन भी लागू नहीं होता। इसलिए दावे के साथ आपको 100% दावे के साथ कह सकते हैं, तब इंडियन लीडर ऑफ द बैकवर्ड क्लास से कोई हुआ तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हुए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हुए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते। आज किस तरह है हमारे आयोजक मंडल, इनको मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। अब इसके बारे में संविधान दिखा रहे थे। संविधान को खतरा है, किससे खतरा है? संविधान से किसको खतरा है? कौन संविधान को ध्वस्त कर रहा है? अगर नरेंद्र मोदी जी देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनको बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, 1 वोट 1 मैन एंड 1 वैल्यू, एक वोट का एक अधिकार, एक कीमत। नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री किसने बनाया? आप सभी साथियों से बोलना चाहता हूँ, अगर संविधान बचाना चाहते हैं तो नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री किसने बनाया? आप लोगों ने बनाया। ओबीसी समाज के भाइयों ने बनाया, दलित समाज के भाइयों ने बनाया, आदिवासी समाज के भाइयों ने बनाया। क्यों बनाया? आप नहीं जानते हैं, 1925 में आरएसएस का स्थापना हुआ। आरएसएस का स्थापना हुआ और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो आंदोलन चला रहे थे, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन, सामाजिक परिवर्तन आर्थिक मुक्ति का जो आंदोलन चला रहे थे, उनके आंदोलन को किसने पूछा? अभी समय है मेरे ओबीसी समाज के भाइयों, अभी भी वक्त है। हमारे बीच जगदेव बाबू की तस्वीर लगी हुई है। जगदेव बाबू से पूछा गया कि जगदेव प्रसाद जी, आपका विचारधारा क्या है? आपका है क्या विचारधारा? आप पढ़ लीजिएगा जगदेव बाबू का, आपका कथा को पढ़ लीजिए, जगदेव बाबू की किताब को पढ़ लीजिए। जगदेव बाबू ने क्या कहा? बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संपूर्ण विचारधारा ही जगदेव का विचारधारा है। 100 में 90 शोषित है, 90 बार हमारा है। अर्थात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जगदेव बाबू का विचारधारा कोई अलग से विचारधारा नहीं है। जगदेव प्रसाद का मतलब, जगदेव प्रसाद कुशवाहा का मतलब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मतलब बहुजन समाज के तमाम संतों गुरुओं महापुरुषों का विचारधारा। एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर किसको गुरु माने थे?
बीपी मंडल साहब का जागृति मंच के माध्यम से जागृति कर रहे हैं। अगर हम जगदेव बाबू का इसका मतलब ये नहीं हुआ, इसका मतलब हुआ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बीपी मंडल, जगदेव बाबू, आपको ज्योतिराव फुले, माता सावित्रीबाई फुले, छत्रपति साहू महाराज, नारायण गुरु, संत रविदास, कांशीराम, आपको कबीरदास, तमाम महापुरुष अध्यक्ष हैं। सारे महापुरुष को अलग नहीं है, अलग कोई विचारधारा नहीं है। सारे महापुरुषों ने मिलकर, बहुजन समाज के महापुरुषों ने मिलकर आपके सामने बीज बनाए, रास्ता बनाए, खेत को नमी बनाए। और आज जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मौका मिला भारत में संविधान लिखने के लिए, जानते हैं क्यों मौका मिला? क्यों मौका मिला? इस सभी लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर को क्या कहा जाता है कि डॉक्टर अम्बेडकर इज वन अमंग द सिक्स इंटेलिजेंस ऑफ द वर्ल्ड। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर विश्व का छठा विद्वान, भारत का प्रथम। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अगर विद्वान नहीं होते, बाबा साहब अम्बेडकर के मुकाबले कोई भारत में विद्वान नहीं था। अगर कोई विद्वान था, पंडित जवाहरलाल नेहरू चर्चिल के पास गए, चर्चिल महोदय, हमको भारत का संविधान लिखना है, एक बहुत एक्सपर्ट चाहिए। चर्चिल ने कहा, मिस्टर नेहरू, तुम्हारे देश में, तुम्हारे घर में एक ऐसा विद्वान है, भारत क्या विश्व संविधान लिख सकता है। और मजबूरी में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारत का संविधान लिखने का मौका दिया गया। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब भारत का संविधान लिखने का मौका मिला, जो हमारा ही समाज, हमारा ही मोदी समाज का भाई, नाई समाज का भाई बाबा साहब को बात नहीं करता था, बाबा साहब अम्बेडकर प्रतिशोध की भावना छोड़ करके उन्होंने क्या किया? सबसे पहले शेड्यूल कास्ट को अधिकार देने के पहले सबसे पहले भारत के संविधान में अगर 340 को आर्टिकल दिया तो ओबीसी समाज ने दिया, वो फिर बाबा साहब का कर दिया। इसलिए साथियों, हमारे मंच पर दो माननीय विधायक भी हैं, इस मंच पर राकेश गोड़िया साहब हैं, इस मंच पर अन्य विद्वान हैं, अपने विचार रखेंगे। लेकिन आपसे बताना चाहते हैं, आरक्षण कोई भीख नहीं है। याद रखिए, आरक्षण कोई भीख नहीं है। आरक्षण समर्थक और आरक्षण विरोधी दोनों ही समुदाय कंफ्यूज है। क्या कंफ्यूज है? आरक्षण समर्थक और आरक्षण विरोधी, आरक्षण समर्थक भी कंफ्यूज है, आरक्षण विरोधी भी कंफ्यूज तो नहीं। आरक्षण ये जाति के नाम पर लाया गया, आरक्षण जो है असमानता जो था देश में उसके एवज में लाया गया। संविधान में आरक्षण जो का प्रावधान है वो जातीय जनगणना से है। अगर आरक्षण चाहते हो, आरक्षण को 100% लागू करना चाहते हो तो भारत में जातीय जनगणना होगी, होना चाहिए। और इसको कोई रोकने का चेष्टा करता है, उसको चेष्टा नहीं करनी चाहिए, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे कोई सरकार हो। अगर जातीय जनगणना ये सच्चाई है जैसा रोकने का प्रयास करता है, उसका आंख निकाल लीजिए। उसको सत्ता से बाबा साहब अम्बेडकर ने आपके पास जो डायनामाइट AK-47 एक वोट निकाल दिए और वोट के बदले तो आप सरकार को गिरा सकते हैं। लेकिन बाबा साहब का नाम लेते हैं, बाबा साहब का नाम बहुजन महापुरुषों का नाम लेते हैं, लेकिन धर्म क्या करते हैं? बहुजन महापुरुषों को विपरीत हम काम करते हैं। इसलिए आरक्षण मेरा जब तक देश में जातिवाद रहेगा, जब तक देश में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र रहेगा, जब तक देश में 6,743 जातियां रहेगी, जब तक देश में 6,743 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल टू 47,200 जातियां रहेगी, आरक्षण रहेगा। आरक्षण कोई नहीं बता नहीं है कि आरक्षण को रोक लेना, आरक्षण दे देना। लेकिन यह आरक्षण में एक बात का कहना चाहता हूँ, आरक्षण वर्तमान स्थिति पूर्व वक्ता हमारे बोल गए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति 22.5% आरक्षण मिल रहा है, जिसकी संख्या 52%, ओबीसी समाज की संख्या 52% है। आरक्षण कितना मिल रहा है? 27%। क्या मैं पूछना चाहता हूँ ओबीसी
लड़ना भिड़ना पड़ेगा। एक आम बात आपको बताना चाहते हैं आरक्षण पर। आपने दिल्ली हाई कोर्ट ने 3-4 साल पहले निर्णय किया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगाया। अगर आप अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं, अगर अनुसूचित जाति का कास्ट सर्टिफिकेट लगाते हैं, जाति प्रमाण पत्र लगाते हैं, अगर अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र लगाते हैं, अगर ओबीसी समाज का जाति प्रमाण पत्र लगाते हैं, यानी एससी, एसटी, ओबीसी समाज जिसकी संख्या देश में 85% है, 100 में 85 है, लेकिन 100 में आरक्षण एससी, एसटी, ओबीसी को मिला दिया जाए तो आरक्षण कितना हो गया? 49%, 49.5%, 49%। हम आपसे पूछना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से, अगर 49% एससी, एसटी, ओबीसी का रिजर्वेशन 49% है, तो 50.5% रिजर्वेशन कहाँ चला गया? चूहा खा गया, हाथी खा गई, सूर खा गया, कौन खा गया? यानी 50.5% आरक्षण कहाँ चला गया? और 15% जो समाज है, जो सवर्ण समाज है, उसको मोदी सरकार ने 24 घंटा में 10% दे दिया। लेकिन ओबीसी समाज को आरक्षण, मंडल कमीशन आरक्षण को लागू करने में इसको 40 से 50 लग गया। हम इसका जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार इस ऑडियंस में बैठे हुए हम सभी हैं। सभी मिलकर के हमने उस मनवादी तत्वों को, उस संविधान विरोधी तत्वों को हमने वोट दिया है, मत दिया है, और वोट मत को देकर प्रधानमंत्री बनाया तो क्या करेगा? आपके लिए रसगुल्ला देगा, आपके लिए माला पहनाएगा, अलग संविधान को खत्म करेगा। याद रखिए, हम आपसे पूछना चाहते हैं, वैदिक कल्चर में, वैदिक संस्कृति में, ब्राह्मण संस्कृति में वर्ण व्यवस्था कई लोग चार है, 4 वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हम जादव भाइयों से पूछना चाहते हैं, मेरा एक सवाल है कि जादव भाई से पूछना चाहते हैं, यू आर ब्राह्मण, जादव भाई ब्राह्मण हैं? उत्तर होगा नहीं। जादव भाई क्षत्रिय हैं? उत्तर होगा नहीं। जादव भाई वैश्य हैं? उत्तर होगा नहीं। तो क्या है? क्या बचा? अगर हिंदू धर्म को मानते हैं, वैदिक कल्चर को मानते हैं, वैदिक संस्कृति को मानते हैं, तो ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है, तो क्या शूद्र है? हम पूछना चाहते हैं कुर्मी भाइयों को, कुर्मी समाज के भाइयों को, और कुर्मी भाई ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है, तो क्या है? शूद्र है। हम पूछना चाहते हैं अपने कुशवाहा भाइयों से, कुशवाहा भाइयों से पूछना चाहते हैं, अगर कुशवाहा समाज ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है, तो क्या है? शूद्र है। हम पूछना चाहते हैं चमार भाइयों से, चमार अगर ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है, तो क्या है? शूद्र है। हम पूछना चाहते हैं पासवान भाइयों से, पासवान अगर ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है, तो क्या है? शूद्र है। अरे भाई मेरे, ये शूद्र समाज 6743 जाति में किसने बांटा? ब्राह्मणों ने बांटा। हर जाति में 7 जाति किसने बनाया? ब्राह्मणों ने बनाया। यानी 47,000 से जातियां क्या है? अगर शूद्र है तो मैं कहता हूँ लड़ाई आपको लोकतंत्र का 4 स्तंभ, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता में जिसकी संख्या जितनी भारी, मानव काशी नाम साहब करते थे, जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर हिस्सेदारी लेना चाहते हैं
हमारे लंबी लिस्ट है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपका भारत का मूल संस्कृति क्या है। मूल संस्कृति क्या है? हम बुद्ध की तो बात करते हैं। आपने जगन्नाथ को जगन्नाथ बिहार के पाला लीडर हैं और बिहार के धरती से पाला लीडर हैं जिन्होंने बौद्ध संस्कृति, बुद्ध संस्कृति, भारत का आपको मूल संस्कृति को स्थापित करने में उन्होंने पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। लेकिन आज जो ओबीसी समाज के नेता, ओबीसी समाज के नेताओं से पूछिए कि भारत का मूल संस्कृति क्या है। अगर भारत का मूल संस्कृति बौद्ध संस्कृति है, अम्बेडकर संस्कृति है, जगन्नाथ का संस्कृति है, बीपी मंडल का संस्कृति है, तो हम अपने आंदोलन को, अपने विचार को कहाँ भटकाव कर दिया है। यानी हमको दो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक लड़ाई बौद्ध समाज के अंदर 47,000 दूसरे जातियों को जोड़ करके बौद्ध समाज का निर्माण करना होगा और बौद्ध समाज का निर्माण करके हमें एक वोट का एक कीमत को जरिए जो अम्बेडकर की बात करेगा, जो संविधान की बात करेगा, जो बौद्ध समाज के महापुरुषों संतों गुरु की बात करेगा, मेरा वोट उसी को जाएगा जो आरक्षण बचाने की क्रांति देगा, जो भारत के संविधान को बचाने की क्रांति देगा। मेरा वोट ये राजनीतिक मंच नहीं है। लेकिन जो लोग कहते हैं राजनीतिक बात मत कीजिए, जरा बताइए कौन राजनीतिक नहीं है? ये मंच पर बैठे सारे लोग कौन राजनीतिक नहीं है? और राजनीतिक होना चाहिए, राजनीतिक चेतना होनी चाहिए। राजनीति से राज करने का नीति बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारत के संविधान क्या दिए थे? वी आर द पीपुल ऑफ इंडिया, वी आर द पीपुल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग, सरकार जो बनती है ना, इसके लिए बनती है बाय द और द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल। यह सरकार किसी व्यक्ति के लिए सरकार नहीं बनती है, यह सरकार किसी व्यक्ति के लिए नहीं बनती है। सरकार अगर बनती है तो बनती है जनता के लिए बनती है। वो जनता, इस जनता, ये आपको भारतीय जनता में, भारतीय समाज में आपको बाबा साहब अम्बेडकर ने 5 क्लास बनाए थे। 5 क्लास क्या था? आपको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, माइनॉरिटी और समान वर्ग, ये 5 भाई है, 5 क्लास है। आपका बेटा अगर 5 बेटा है और 5 बेटा में आपको एक बेटा जो है आपको बर्थडे आता है तो एक बेटा का नाम मनाते हैं, 5 को मनाते हैं। इसलिए 5 भाई है, 5 भाई में 4 भाई अगर सामाजिक न्याय से पिछड़ गया, सामाजिक न्याय से पीछे हो गया तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता है उस समाज को ऊपर करें? आगे देश का प्रधानमंत्री आपको अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग